हेलो बच्चा पार्टी। 4 मई को है नीट का एग्जाम और उसमें आएगा फिजिक्स का पूरा सिलेबस। बच्चों आज मैं आपको पूरी फिजिक्स का एक पेपर सॉल्व करके बताऊंगा विद इन टाइम ड्यूरेशन कि आपको उस फिजिक्स के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करनी है, कैसे टाइम मैनेज करना है। वो पूरा का पूरा पेपर आपको यहां सॉल्व करके मैं बताऊंगा। और फिर आप जब नीट का एग्जाम देके आओगे आप खुद इस वीडियो पे कमेंट करोगे क्या सर क्या धमाल तरीका बताया आपने। तो शुरू करते हैं बच्चों पूरा पेपर सॉल्व करने का तरीका। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन है। ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस x एक्सिस फॉलोज अ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20। बच्चों आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20। ठीक है, इसको जनरल इक्वेशन से मैच कराओ बच्चों। y इज इक्वल्स टू होता है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये एक प्रोजेक्टाइल की जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, क्या पूछा है? मुझे पूछा है हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल के बताओ। बच्चों डायरेक्ट ट्रिक है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने की। R इज इक्वल्स टू होता है a बाई बी। a कौन है बच्चों? a है x का मल्टीपल। b कौन है बच्चों? b है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल। a की वैल्यू कितनी बच्चों? ध्यान से देखो, आराम से। x का मल्टीपल 1 है, मैंने रख दिया यहाँ पे 1। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल मतलब b कितना है बच्चों? 1/20। इस 20 को ले गया बच्चों मैं ऊपर, आपके पास आ गया 20 मीटर और ये सवाल खत्म। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? तो आपके पास आंसर कौन सा आ गया? 20 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल बच्चों, द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज रो नॉट। आपको हीलियम की न्यूक्लियर डेंसिटी दे रखी है रो नॉट। ठीक है सर, व्हाट विल बी द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस? बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, कंसेप्ट दिमाग में लेके आओ। न्यूक्लियर डेंसिटी हमेशा सेम रहती है, मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करती है। तो बच्चों जितनी हीलियम की है उतनी क्या होगी? ऑक्सीजन की होगी। तो आपका आंसर रो नॉट ही चला जाएगा। एक सवाल नीट में और आ सकता है, न्यूक्लियर डेंसिटी किस ऑर्डर की होती है? बच्चों न्यूक्लियर डेंसिटी 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की होती है। ये आपको दिमाग में रखना है बच्चों। ये सवाल यहां से और आ सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों आपको? क्या मेरी बात क्लियर है? न्यूक्लियर डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ ए रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर मॉडल एटम फॉर हाइड्रोजन एटम इज nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। टाइम पीरियड n पे कैसे डिपेंड करेगा वो आपको बताना है। अच्छा, टाइम पीरियड जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा बच्चों किसी भी सर्कुलर पाथ में, तो टाइम पीरियड कैसे लिखोगे? ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कौन सा मोशन है बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है सर, टाइम के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। टाइम होता है मेरे बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक चक्कर अगर पूरा लगा दूंगा तो डिस्टेंस कितनी लगेगी बच्चों? 2 पाई आर। स्पीड कितनी है मेरे बच्चों? v। 2 पाई तो कांस्टेंट है, मुझे r और v में रिलेशन देखना है। सिर्फ किस में रिलेशन देखना है? r और v में। अच्छा सर, r का फॉर्मूला 0.53 n स्क्वायर बाई z, v का फॉर्मूला 2.2 इंटू 10⁻6 z बाई n। देखो क्वेश्चन देखते ही दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, तब तो मजा है। ध्यान से देखो, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर बाई z के, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z बाई n के। दोनों की वैल्यू डालो बच्चों। टाइम आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r बाई v के। r की जगह क्या लिख दूंगा? r की जगह लिख दूंगा बच्चों n स्क्वायर बाई z, v की जगह लिख दूंगा z बाई n। बच्चों n चला जाएगा ऊपर, z आ गया नीचे, तो आपके पास क्या बन जाएगा? n क्यूब, नीचे बन गया आपके पास z स्क्वायर। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया n क्यूब के। सवाल खत्म हो गया। नीट में एक सवाल और बन सकता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो क्या करोगे? इसको ऊपर इसको नीचे कर दोगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n क्यूब के। क्या मेरी बात क्लियर है? क्वेश्चन देखते ही दिमाग में फॉर्मूला याद आना चाहिए बच्चों। 30-30 सेकंड के क्वेश्चन है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो। अगला क्वेश्चन, when Young's modulus experiment is performed in a vacuum, the 8th bright fringe is distance x from the central maxima। ठीक है, जब ये एयर में कराया जा रहा है 8th ब्राइट, पहले ब्राइट का फॉर्मूला बोलो बच्चों। y जो होता है ब्राइट के लिए वो होता है n लैम्डा कैपिटल d बाई स्मॉल d। ठीक है, जो y डिस्टेंस पे बनता है सेंट्रल मैक्सिमा से, ये रहा सेंट्रल मैक्सिमा बच्चों, यहां से y डिस्टेंस पे बन रहा है आपके पास 8th ब्राइट। ठीक है सर, फिर सवाल पूरा पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है। व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन अ लिक्विड, तो 9th डार्क फ्रिंज उसी डिस्टेंस पे बन रही है। अच्छा, डार्क फ्रिंज के लिए क्या यूज करते हो बच्चों? 2n-1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल d बाई स्मॉल d, यही यूज करते हो बच्चों। बट ये किसी लिक्विड में बन रही है और लिक्विड का कोई ना कोई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, और अपने दिमाग को थोड़ा सा तेज चलाओ। जब भी किसी मीडियम में जाते हो तो लैम्डा म्यू टाइम्स कम हो जाता है, इसका मतलब मैं इसको म्यू टाइम्स कम कर देता हूं। ठीक है सर, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड? मुझे म्यू निकालना है। अब ध्यान से देखो, दोनों सेम जगह बन रहे हैं बच्चों, क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी, ये तो कैंसिल आउट हो गया। एन की वैल्यू रखो। एन ब्राइट में कितना था बच्चों? 8, ये रख दिया आपने 8। एन डार्क में कितना है बच्चों? 9। 9 टू 18, 18 में से 1 गया, आपके पास बन गया 17, नीचे बन गया 2 और ये रहा म्यू।
म्यू की वैल्यू आ गई बच्चों 17/16। अब मान लो नीट में इतना प्रेशर है कि ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, अरे कौन करना सॉल्व। सोचो अगर यहां 16 होता तो 16/16 1 आता, 17 है तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। डिवाइड करना किसको आता है, मुझे भी नहीं आता डिवाइड करना, पर आंसर निकाल सकते हैं अपन। अगर 16/16 करूंगा तो 1 आएगा, 17 है इसका मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा। ऑप्शन चेक करो, ये रहा बच्चों 1 से थोड़ा सा ज्यादा, ये लो सवाल खत्म हो गया। तो आपको हर चीज सॉल्व नहीं करनी होती, ऑप्शन पे भी ध्यान देना होता है, ये चीज भी माइंड में रखना। अगला सवाल, द रेशियो पिच ऑफ ए स्क्रू गेज टू द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज 100। पिच ऑफ स्क्रू गेज टू द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज का रेशियो दे रखा है। देखो वर्ड को अंडरलाइन किया करो, रेशियो दे रखा है। पिच क्या होता है बच्चों, पिच होता है लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये होता है। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? आपको बोल रखा है कि पिच बाय लीस्ट काउंट दे रखा है, तो पिच बाय लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा बच्चों, वही तो नंबर ऑफ डिवीजन है उसके अंदर। आपको बोल रखा है कि बताओ नंबर ऑफ डिवीजन कितने, अरे भाई पिच बाय लीस्ट काउंट का रेशियो वो कितना है आपके पास 100, तो क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों 100। तो कई बार आप इतना पैनिक कर जाते हो इस चीज को लेके, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, ठंडे दिमाग से फॉर्मूला सोचो, वैल्यू पुट करो, आंसर रेडी है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, E वेक्टर एंड B वेक्टर रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, पहली बात तो दिमाग में ये डाली। मुझे पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E वेक्टर और B वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है सर। अब वेक्टर प्रॉपर्टीज याद करो बच्चों, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। कहां दिख रहा है बच्चों, एक तो मुझे ये दिख रहा है, अभी आराम से है ना, दूसरा ऑप्शन टिक करके मत भाग जाना, चौथा ऑप्शन ध्यान से देखो। चौथा ऑप्शन, तुमको इतनी जल्दीबाजी लगी रहती है कि तुम अच्छा दिख गया निकलो, अरे नहीं भाई रुको। E डॉट बी 0, E क्रॉस B 0 नहीं होगा बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है परपेंडिकुलर में। अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है ये सही है या नहीं है। आ जाओ, इसको कैसे चेक करूं सर, ध्यान से देखो बच्चों। परपेंडिकुलर का मतलब एक को आई कैप में मान लो, दूसरे को जे कैप में मान लो। क्या ये परपेंडिकुलर दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं। बस मुझे इसमें आई और जे डाल के देखना है। मैं कह रहा हूं ऑप्शन से क्वेश्चन पहचानना है, मुझे इसमें आई और जे डाल के देखना है। डालो बच्चों, ई की जगह लिखा आई, बी की जगह लिखा जे, फिर क्रॉस का निशान लगाया, फिर इसकी जगह लिखा आई। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो मेरा आंसर 2 और 3 हो जाएगा, नहीं आया तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आ जाओ, आई को जे से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आपके पास के आएगा, के क्रॉस आई करोगे बच्चों कभी 0 नहीं आ सकता। वो के को आई से करोगे कभी 0 नहीं आ सकता। सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, सेम का अदर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होता। तो बच्चों ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों, क्या मेरी बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, मतलब दिमाग में आ गया एसएचएम का क्वेश्चन है। ये रही इक्वेशन, ये रही इक्वेशन। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन? बच्चों मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, ए मैक्सिमम होता है ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। बस बस बस, इस इक्वेशन में से ओमेगा उठाओ, ए उठाओ, वैल्यू डालो, आंसर रेडी। आ जाओ, ओमेगा कौन होता है बच्चों? जो टी का मल्टीपल होता है, 2 पाई। 2 पाई का स्क्वायर करूंगा, ये आ गया 2 पाई का स्क्वायर। ए कौन होता है? एम्पलीट्यूड, ये रहा बच्चों। 2 पाई का स्क्वायर कर आराम से, 2 का स्क्वायर कर दिया 4, ये हो गया पाई स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 2, मतलब आपके पास आ गया 8 पाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर 1। देखो मल्टीप्लाई भी आराम से करना है, पता पड़े 2 × 2 8 चल रहा है तो पूरे पेपर में 2 × 2 8 ही चलेगा भाई साहब, ठंडे दिमाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर इन फॉर्म ए क्वार्टर सर्कल इज प्लेस्ड इन द XY प्लेन एट द सेंटर। ये रहा बच्चों, XY प्लेन में रखा हुआ बच्चों, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। सर्कल की सारी रेडियस सेम ही होती है, ठीक है सर। करंट जा रही है √2a। आ जाओ बच्चों, करंट जा रही है √2a पे। पहले डेटा लिख लो जो दिया हुआ है। एंड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया मैंने 0.1 टेस्ला। प्रेजेंट अलोंग द जेड एक्सिस, हाँ बच्चों क्रॉस है मतलब अंदर की तरफ फील्ड है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स? बच्चों मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB के बराबर। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ILB। बस अब ध्यान से सुनना, इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं मैंने सिखा रखा है बच्चों आपको। इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालेंगे? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दो, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दो, वो आपकी इफेक्टिव लेंथ है। बताओ बच्चों, पाइथागोरस यूज करोगे तो 2 और 2 का जो हाइपोटेनियस आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 2√2 आ जाएगा। बस आ गई लेंथ। अब आपको लेंथ भी पता है, आई भी पता है, बी भी पता है, तो रखो वैल्यू। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी I, दैट्स कॉल्ड √2।
लेंथ की वैल्यू हो गई बच्चों 2√2, बी की वैल्यू हो गई बच्चों 0.1। आ जाओ बच्चों आराम से, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 इंटू 0.1, दैट मीन्स ये बन गया आपके पास 0.4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपके पास आ गया थर्ड। क्या मेरी बात आपको क्लियर है बच्चों? यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। मीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में होती तो कन्वर्ट करना होता। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? चलो आगे नेक्स्ट। A small bar magnet is placed at the origin of coordinate system such that the magnetic moment is along the x-axis। बच्चों ये काम किया है, जब भी क्वेश्चन पढ़ा इसको अंडरलाइन कर दिया। मैग्नेटिक मूवमेंट अलोंग द x-axis है, बार मैग्नेट ओरिजिन पे रखा हुआ है। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो s से n की तरफ होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो बच्चों ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, तभी तो वो m इस तरफ जाएगा, तभी तो वो m इस तरफ जाएगा। ठीक है सर। What is the direction of magnetic field due to the bar magnet at a point -10, 0? -10, बच्चों यहां पर है। बच्चों ये जो पॉइंट है ये इसकी एक्सियल लाइन पर है। किस पे है बच्चों? एक्सियल लाइन पर फील्ड और मूवमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। बी वेक्टर एंड एम वेक्टर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। किस में होते हैं बच्चों? सेम डायरेक्शन में। तो बी भी इसी तरफ चला जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों? ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये लो, ये खत्म हो गया सवाल। क्या मेरी बात क्लियर है? आप भी वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो बच्चों। बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं। चूज द ऑप्शन कंटेनिंग करेक्ट स्टेटमेंट। पहले तो देख लो भैया करेक्ट है कि नॉट करेक्ट है। कई बार तुम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हो। The minimum speed with which a car move on a circular bank, rough road of radius r, inclination theta and coefficient of friction is mu, is given by v minimum जो दे रखा है √rg tan theta minus mu upon 1 plus mu tan theta। बिल्कुल सही बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। अच्छा अगर आपको पूछ लेता मान लो v मैक्सिमम बताओ, तो v मैक्सिमम में क्या करते हैं सुनो। यहां प्लस लिख देते हैं, यहां माइनस लिख देते हैं, इतना ही फर्क आता है। तो वो आता है बच्चों √rg tan theta प्लस म्यू, नीचे आ जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों जो आपको पता होना चाहिए। नीट में डेरिवेशन करने मत बैठ जाना वहां पे, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। चलो सर बहुत अच्छी बात है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ स्मॉल बॉल यूजिंग एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज मिनिमम स्पीड ऑफ द बॉल एट द लोएस्ट पॉइंट, अंडरलाइन करो इसको, इज √5 टाइम्स ऑफ द मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये कह रहा है कि लोएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है वो √5 टाइम्स होती है हाईएस्ट पॉइंट की। बिल्कुल सही बात है बच्चों। आपने अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा हो तो आपने ये चीज देखी होगी बच्चों। लूपिंग द लूप का केस, सर्कल कंप्लीट कब करेगा? जब इस पॉइंट पे स्पीड होगी √5rg। स्पीड जो है बच्चों वो 2 से कम होती जाती है। ये होगी इधर √3rg, इधर होगी √rg। स्पीड 2 से कम होती जाती है, इधर आएगी बच्चों √3rg। क्या मेरी बात क्लियर है? मान लो आपको पूछ ले, चलो ये ऑप्शन तो करेक्ट है बच्चों। क्यों? देखो ये रहा लोएस्ट पॉइंट, ये रहा बच्चों हाईएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो हाईएस्ट पॉइंट की √5 टाइम्स है। दिख रहा है आपको? ये √5rg है, वो √rg है। अच्छा सर ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अब आपको 2 सवाल और बताता हूं जो बन सकते हैं। पहली चीज, यहां पर जो टेंशन होता है बच्चों वो 6 mg के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 6 mg के। टेंशन 3 से कम होता है। अगर यहां 6 mg है तो बताओ इधर कितना होगा? 3 mg होगा। 3 और कम कर दो, इधर 0 हो जाएगा, इधर और इधर तो सेम ही रहेगा, वो हो गया 3 mg। तो अगर आपको पूछो लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट में से कहां टेंशन ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर लोएस्ट पॉइंट पे ज्यादा है। दोनों के बीच का डिफरेंस पूछूंगा तो 6 mg माइनस 0 इज इक्वल टू 6 mg। जितने बोल रहा हूं वो सब सवाल है। मान लो एक रस्सी को मैंने बांध के इस पे घुमाया, तो बताओ रस्सी के सबसे ज्यादा टूटने की पॉसिबिलिटी कहां है बच्चों? जहां टेंशन सबसे ज्यादा होगी, दैट मींस लोएस्ट पॉइंट पे। इतने सारे सवाल बन सकते हैं। बताओ मिनिमम वेलोसिटी कितनी दूं कि वो अपना सर्कल कंप्लीट कर ले √5rg के बराबर। ये 4 PYQ मैंने कवर कर लिए एक ही डायग्राम में। क्या मेरी बात क्लियर है? आ जाओ। तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा है वेरिएबल स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर। यस ऑफ कोर्स, दुनिया में 3 ही फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन, डिस्कस और एयर ड्रैग। उसके अलावा सारे दुनिया में आंखें बंद करके कंजर्वेटिव करो। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, मतलब A, B एंड C ऑल आर करेक्ट। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास? बच्चों COM का क्वेश्चन है। ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल शोन इन द फिगर फ्रॉम द पॉइंट दिस।
सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी होगी। पहले तो सेंटर ऑफ मास निकालो। अब देखो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग करोगे पहले एक्स सेंटर ऑफ मास निकालोगे फिर वाई सेंटर ऑफ मास। नहीं बच्चों, मैंने आपको सिखा रखा है कि जब आपको सीधे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो RCOM निकालना पड़ता है। पहले क्या निकालना पड़ता है, RCOM। RCOM का जो फॉर्मूला चलता है मेरे प्यारे बच्चों, वो चलता है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, नीचे आता है M1 प्लस M2। इससे आप एक स्टेप बच जाओगे और आपके 30 सेकंड सेव हो जाएंगे। कैसे, देखो ये क्या है, 2ik प्लस 6j है। आ जाओ, तो ये रहा पहला मास m, मल्टीप्लाई करना है, इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे 2ik प्लस 6j प्लस M2। मास कितना है बच्चों, 3 kg। कोऑर्डिनेट बोलो बच्चों, 8ik प्लस 2j डिवाइडेड बाय टोटल मास। 5 और 3 को ऐड करूंगा तो आ गया 8। आ जाओ मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से करूंगा 10ik, 5 को 6 से करूंगा 30j, 3 को 8 से करूंगा 24ik प्लस 6j, और नीचे आ गया मेरे प्यारे बच्चों 8। i कैप एक तरफ जोड़ लो, j कैप एक तरफ जोड़ लो बच्चों। 10ik और 24ik, दैट मीन्स बन गया 34ik। 30j और 6j बन गया आपके पास 36j। नीचे आ गया मेरे प्यारे बच्चों 8। आ जाओ अब डिवाइड करना सीखो। क्या मैं इसको सेग्रीगेट करके अलग कर सकता हूं? बिल्कुल। ये बन गया 34/8 i कैप प्लस 36/8 j कैप। सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, 2 से जा रहा होगा, ये हो गया 17/4 i कैप, ये 4 से जा रहा है बच्चों 2 और ये 9, दैट मीन्स 9/2 j कैप। अब कोऑर्डिनेट अपने आप आ गए। देखो i कैप का मल्टीपल x कोऑर्डिनेट होता है, मतलब 17/4 और 9/2। अगर आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पूछता तो ये आ जाते। नहीं, उसने ये नहीं पूछा है। उसने पूछा है कि बताओ भाई साहब जो ये सेंटर ऑफ मास है वो इससे कितना डिस्टेंस पे है। अब काम में आएगी आपकी बेसिक मैथ। 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हों और बीच के डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। आ जाओ, तो बच्चों मुझे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बतानी है 1/4, 3/2 की। कहां से बच्चों, 17/4, 9/2, इसकी डिस्टेंस बतानी है। आ जाओ बच्चों, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये है x1 y1, ये है x2 y2। आ जाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या सिखाया था बच्चों, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पता पड़ा बेसिक मैथ क्यों पढ़ाते हैं। यहां ऐसी चीजें बीच में फंस जाती तो आदमी फिर करे क्या। तो सर मेरे पास 2 कोऑर्डिनेटर हैं और 2 पॉइंट हैं जिनके बीच की डिस्टेंस मुझे बतानी है, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करता हूं। तो d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x। कैलकुलेशन माइंड में चलाओ, पेपर इतना नहीं मिलेगा वहां पे। 17/4 में से 1/4 गया, 17/4 में से 1/4 गया तो बन गया 16/4। दिमाग में चलाओ, 16/4 मतलब होता है 4, और मैं लिख दूंगा 4 का स्क्वायर। 9/2 में से 3/2 गया, दिमाग में चलाओ, 9/2 में से 3/2 गया तो बच गया 6/2। 6/2 का मतलब हो गया 3, और 3 का स्क्वायर करना है। समझ गए। चलो 4 का स्क्वायर हो गया मेरे बच्चों 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, बन गया ये रूट 25। रूट 25 का मतलब होता है मेरे बच्चों 5, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट आंसर है। ऐसे सवाल पहली लाइन में छोड़ो, पहली बार में ऐसे सवाल नहीं करने हैं भाई साहब। ये अगर 5 मिनट खा गया तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ऐसे सवालों को मार्क करके रख लो, जब आप पेपर दोबारा अटेम्प्ट करते हो तब आप इसको सॉल्व करो। क्लियर सर। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ चार्जेस। बच्चों ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसमें क्या गलती करोगे वो भी बताऊंगा। मुझे सम ऑफ चार्ज बताना है पॉजिटिव प्लेट पर 1 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर पे। कौन सा 1 माइक्रोफेराड बच्चों, ये 1 माइक्रोफेराड है और ये 4 माइक्रोफेराड है। इन दोनों पे चार्जेस का सम बताना है। फिर देखो वर्ड पढ़ लेना, क्या बताना है मेरे बच्चों, सम। सम मतलब दोनों का एडिशन। अब सुनो, ये बैटरी लगी हुई, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पहले चार्ज जाएगा। सर ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चों, पहले पता तो होना चाहिए कि सीरीज में है कि पैरेलल में, तभी तो निकालोगे। तो इसमें चार्ज मान लो गया Q1 और इसमें चार्ज गया Q2, तो इसमें भी Q2 जाएगा, इधर भी Q2 जाएगा, इधर भी Q2 जाएगा, इधर भी Q2 जाएगा, यहां से Q1 आएगा, यहां से Q1 आएगा, यहां से Q1 आएगा, और जितना चार्ज आपने निकाला उतना ही चार्ज आप बैटरी को वापस दे दोगे। क्या मेरी बात क्लियर है। जिसमें चार्ज सेम जाता है वो सीरीज में होते हैं, जिसमें चार्ज अलग जाता है वो पैरेलल में होते हैं। इसका मतलब ये दोनों तो सीरीज में है। अब सुनो, तुम लोग क्या करोगे, तुम Q1 Q2 की अलग वैल्यू निकालोगे। नहीं भाई, नहीं निकालनी है, तुम्हारे को सम पूछा है। Q1 और Q2 का सम तो Q ही है, मतलब आपको मेन चार्ज निकालना है। Q1 Q2 अलग अलग नहीं पूछे भाई, दिमाग ज्यादा लगाओगे टाइम खर्च होगा। तुम्हारे को सिर्फ चार्ज पूछा है, तो चार्ज कैसे निकालोगे बच्चों, इन दोनों को तो सीरीज में डाल दो। ये रहा सीरीज में, एक तो रहा 3 माइक्रोफेराड, एक रहा 1 माइक्रोफेराड। ये इसको डाल दो इसके पैरेलल में, ये डाल दिया आपने 4 माइक्रोफेराड, और 20 वोल्ट की आपने लगा रखी है बैटरी। बेसिकली सर्किट ये है।
क्या मेरी बात क्लियर है? Q1 Q2 अलग मत निकालना, टाइम खर्च होगा, आपको सिर्फ जो चार्ज बैटरी से जा रहा है वो निकालना पड़ेगा। तरीका, पहले सी इक्विवेलेंट निकालो। सी इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बच्चों? ये सीरीज में है, कैसे सिखाया था? डायरेक्ट दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय दोनों का एड, दैट मीन्स ये हो गया आपके पास 3/4। चलो 3/4 और 4 पैरेलल में है, तो 3/4 प्लस 4 किया बच्चों, ये आ गया आपके पास 19/4। ये 19/4 माइक्रोफेराड आपके पास आ गया बच्चों, किसमें? सी इक्विवेलेंट। आप चेक करो, आंसर भी माइक्रो में है, इसको कन्वर्ट मत कर देना, फालतू टाइम खर्च होगा, फिर दोबारा कन्वर्ट करोगे माइक्रो में, नहीं। चेक करो पहले, आंसर इधर भी माइक्रो इधर भी माइक्रो। आ जाओ बच्चों, क्यू इक्विवेलेंट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट कितना? 19/4। वी कितना बच्चों? 20। काट दी, कितनी बार कट गया बच्चों? 5 बार। 19 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 95 माइक्रो कूलाम ऑलरेडी आपके पास आंसर तैयार हो जाएगा। तो देखा बच्चों, अब अगर आप Q1 Q2 अलग अलग निकालते, सोचो कितना टाइम खराब होता है। यही माइंड चेक करते हैं नीट के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट, द मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय dv/dt की वैल्यू दे रखी है आपको 60 के बराबर है। ठीक है सर। v स्पीड है, टाइम सेकंड में है, हमारे पता है। इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दे रखी, t बराबर बच्चों, t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। तो बताओ t बराबर 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? क्या मेरी बात क्लियर है? आ जाओ, ये है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। देखो बच्चों, मेरे को dv की जगह मैं क्या रख सकता हूं? मैं रख सकता हूं 60 dt। क्या मैं ये रख सकता हूं? आ जाओ, लिमिट लगा दो बच्चों। जब, अब देखो लिमिट कैसे लगानी है, लिमिट कैसे लगानी है फिर सिखा रहा हूं। जब टाइम 0 था तो बच्चों, जब टाइम 0 था तो स्पीड कितनी थी? 2 थी। जब टाइम 1 हो गया, तो मुझे स्पीड बतानी है कितनी होगी, यही तो है। आ जाओ, dv का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों v, लिमिट लगा दी आपने 2 से v फाइनल। आ जाओ, 6 तो बाहर आ जाएगा बच्चों। t का इंटीग्रेशन हो गया t²/2, लिमिट लगा दी आपने 0 से 1। आ जाओ, कैसे लगते हैं बच्चों? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो vf -2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया बच्चों आपके पास 3t²। आ जाओ, पहले अपर लिमिट रखो, 3t² में 1 रखूंगा तो बच्चों ये बन गया 3, 0 रखूंगा तो ये बन गया 0। तो vf -2 इज इक्वल्स टू आ गया 3, तो vf की वैल्यू आ गई 3 + 2, दैट मीन्स आपके पास आ गया बच्चों 5। कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों? ऑप्शन नंबर 3। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? बिल्कुल आसान सवाल आते हैं बच्चों, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, कोई ऐसे रॉकेट साइंस आपको नहीं पूछ रहा नीट में। क्लियर है? चलो आगे, अगला क्वेश्चन बच्चों। ये जो सवाल है मेरे बच्चों, ये इस पूरे पेपर का दर्दनाक सवाल है। सबसे दर्दनाक क्यों, भी आपको पता पड़ जाएगा बच्चों। देखो, जिसको इसकी टेक्निक नहीं पता वो इसको अटेम्प्ट करे ही ना नीट में। हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, अगर आपकी टेक्निक नहीं पता, अगर आप इसको मेथड से सोल्व करोगे बच्चों, ये 5 क्वेश्चन का टाइम खाएगा अकेला। देखो सवाल क्या है, सवाल है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पावर ऑफ आउटपुट यूरेनियम 23592 ऑफ रिएक्टर, इट टेक्स 30 days टू यूज द 2 kg फ्यूल एंड हर फिशन में जो एनर्जी मिल रही है वो 185 मेगा इलेक्ट्रॉन मिल रही है। बच्चों, पावर निकालने की एक ट्रिक होती है, मैंने क्लास में भी बता रखी है, आपको भी बता देता हूं। पावर निकालने की ट्रिक होती है बच्चों, मैं नहीं आई तू आजा। जैसे आप किसी को बुलाते हो और उसके ईगो ज्यादा है, तो आप उसको बोलोगे कि भाई तू आजा, बोले नहीं मैं नहीं आई तू आजा। अब इसमें मतलब क्या? मान लो पता पड़े एग्जाम में आपको बस यही याद आ रहा है मैं नहीं आई तू आजा, इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। एन का मतलब होता है वो मास जो फिशन में यूज हो रहा है, लेकिन इसकी एक तरीका है, ये मास बच्चों ग्राम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? ग्राम में। ये पी वो पावर है जो तुम कैलकुलेट करना चाहते हो। एन का मतलब होता है मेरे बच्चों एवोगैड्रो नंबर। ई का मतलब होता है बच्चों एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी जूल में होनी चाहिए। मैंने तभी कहा ना बच्चों, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए भी आपको ब्रह्मास्त्र चाहिए, एनर्जी जूल में होना चाहिए। टी क्या है बच्चों? टी है टाइम, और ये टाइम भी सेकंड में होना चाहिए। और ए क्या है बच्चों? ए है मास नंबर। अब इतनी चीजें अगर आपको पता है तब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। यूज करने के बाद भी मान लो सही से मैंने यूज कर भी लिया, फिर बच्चों इसकी कैलकुलेशन दर्दनाक है। कैसे सर? पहले तो मैं एनर्जी निकालता हूं जूल में। मुझे एनर्जी किस में दे रखी है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आ जाओ बच्चों, पहला एनर्जी दे रखी है 185। मेगा का मतलब होता है 10⁶। ऐसे दिमाग में चलना चाहिए, मेगा का मतलब 10⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.6 × 10⁻90। ये बना आपके पास एनर्जी जूल में। आ जाओ बच्चों, इस 1.6 का 10 में नीचे ले आया, ये बन गया आपके पास 10⁵ ठीक है।
आ जाओ, 5 से -19 को काटूंगा तो बन गया -14। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? आराम, सबसे पहले पावर सोल्व करें, उसके बाद में नंबर। आ जाओ, 16 को मुझे 185 से मल्टीप्लाई करना है, ये 0, ये हो गया 96, ये हो गया 16 और 9 25, ये 16 बन जा 16 और 9 हो गया 20, 2560 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -14, तो ये आ गया आपके पास E की वैल्यू 256 इंटू 10 रेज़ टू पावर -30 जूल। अभी तो एनर्जी आई है, सिर्फ इस एनर्जी की इसमें वैल्यू रखनी है। अब ध्यान से, पावर का फॉर्मूला मैं यूज कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। पावर देखो, तरीका पता होना चाहिए बच्चों, क्या पता कैलकुलेशन इजी आ जाए। तो अब देखते घबरा मत जाना कि नहीं साला ऐसा ही सवाल आएगा, नहीं भाई साहब, कैलकुलेशन इजी भी आ सकती है। ये टफ रखने का रीजन ये है कि मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि ऐसे सवाल फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट नहीं किए जाते हैं। अच्छा, पावर, मास बच्चों केजी में दे रखा है, मैंने बोला है मास ग्राम में रखना है, रखो ग्राम में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। आ जाओ, Na अवोगाद्रो नंबर 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। एनर्जी जूल में आपको लिखा है बच्चों 256 इंटू 10 रेज़ टू पावर -13 डिवाइडेड बाय टी चाहिए बच्चों सेकंड में, आपको कितने दे रखे हैं 30 डेज। देखो भैया 30 डेज को कन्वर्ट करोगे सबसे पहले किस में बच्चों, हावर में। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में होते हैं बच्चों कितने मिनट, 60 मिनट, और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड। ठीक है सर। ए होता है बच्चों मास नंबर जो दे रखा है आपको 235, ये रहा 235। अब बच्चों देखो, फॉर्मूला भी याद कर लिया भाई साहब, सब कुछ याद कर लिया, अब मुझे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। इसलिए मैंने बोला है कि ऐसे सवाल लास्ट में अटेम्प्ट किए जाते हैं। आप इस पूरे झमेले को सॉल्व करोगे तब आपके पास आंसर आएगा 58 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, मतलब इसको बोलोगे 58 मेगावाट। समझे आप मेरी बात को? तो अब पता पड़ा ऐसे सवाल क्यों अटेम्प्ट नहीं करने होते फर्स्ट टाइम पे। पहली चीज तो ये ट्रिक अगर आपको पता ना हो तो ये सवाल अटेम्प्ट ही नहीं हो सकता। पता होने के बाद भी अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से जानते हो तब आपसे ये सवाल सॉल्व होगा। क्लियर है? चलो आगे, अगला क्वेश्चन। ये बच्चों, ये ग्राफ के जो क्वेश्चन है ये बोनस होते हैं बच्चों, ये आपको फ्री का बोनस है, ये फ्री के बोनस है। ग्राफ वाले सवाल तो जिंदगी में नहीं छोड़ने नीट के अंदर। फिगर शो द एक्सटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जो है 0 से t नोट तक v एवरेज है, टाइम 0 से t नोट तक v एवरेज है। एक तो v एवरेज है और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t नोट टाइम पर v। मुझे बताना है कौन ज्यादा है। बच्चों v एवरेज होता क्या है? एक तो v एवरेज है, v एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये होती है एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब होती है बच्चों एक्सटी ग्राफ की स्लोप। स्लोप का मतलब मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इस ग्राफ में ध्यान से देखो, मैं आपको प्रूव भी करके बता देता हूं, पर आपको दिमाग लगाना बच्चों। ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ। अब एक एग्जांपल लेके देखो, अगर ये 3 है, ये 4 है और तो ये 5 है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया आपको? मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है कि स्लोप ज्यादा है? अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है? ये रहा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से काम आएगी वी एवरेज। देखो चेक करना है आपको, आपको अपना काबिलियत शो नहीं करनी नीट में, आपको आंसर टिक करना है ना। आपको कितना आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आंसर टिक कर पा रहे हो या नहीं उससे फर्क पड़ता है। बच्चों ये रहा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 5। अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट में आया मेरे पास 5। मुझे इसकी स्लोप निकालनी है। स्लोप का मतलब मेरे बच्चों tan थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब मेरे पास आ गया 4/3। ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, मुझे जरा देख के बताओ कौन ज्यादा दिख रहा है आपको? 5 ज्यादा होता है कि 4/3 ज्यादा होता है? सर 5 ज्यादा होता है। इसका मतलब वी एवरेज हमेशा वी इंस्टेंटेनियस से ज्यादा आएगा। इसका मतलब वी एवरेज हमेशा वी इंस्टेंटेनियस से ज्यादा आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाकर सवाल को सही कर सकते हो। सवाल को देख के डरना नहीं है, अटेम्प्ट करना है। एक बार भिड़ना तो है, उससे होगा या नहीं वो बात की बात है। पहले डर गए तो भाई साहब फिर हो गया काम अपना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूव इनसाइड ए फ्रिक्शनलेस सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 5 मीटर इन अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द लोएस्ट पॉइंट। आ जाओ बच्चों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। मैंने एक सर्कुलर ट्रैक बनाया, ध्यान से देखो बच्चों, इसकी भी एक ट्रिक चलती है। ये रहा सर्कुलर ट्रैक, इसके लोएस्ट पॉइंट पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। उस ब्लॉक का जो मास है वो कितना है बच्चों? 2 kg है। ठीक है सर,
रेडियस 5 मीटर है, इस सर्कुलर रेडियस जो दे रखी है वो आपको 5 मीटर दे रखी है, ठीक है। वर्टिकल प्लेन, इफ द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द लोएस्ट पॉइंट इज 20 मीटर पर सेकंड, वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो मुझे बताना है नॉर्मल फोर्स कितना होगा। बच्चों सोचो, mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा होगा। मैंने आपको हर बार सिखाया जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है वो चलाने वाला होता है, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है वो चलाने वाला होता है। तो चलाने वाला कौन हो गया मेरे बच्चों? चलाने वाला हो गया नॉर्मल। तो चलाने वाला नॉर्मल, रोकने वाला mg इज इक्वल्स टू ma का मतलब m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट मीन्स v²/r। क्या मेरी बात क्लियर है? नॉर्मल की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों mg प्लस mv²/r। वैल्यू पुट करो, 4 नंबर पक्के अपने। मास की वैल्यू बोलो 2, g की वैल्यू बच्चों 10, दिया हुआ भी है, नहीं भी दिया हो तो 10 रख लेना, 9.8 से भाई साहब सोल्व नहीं होगा। मास की वैल्यू रखी 2, v² का स्क्वायर रखा 400, नीचे रख दिया आपने 5। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? ये 20 हो गया प्लस ये हो गया 800 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5। आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, नीट 1 मिनट देता है पूरा। बच गया बच्चों 3 हो गया 160। 160 में 20 जोड़ूंगा तो 180 न्यूटन मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जिस तरफ, अब इससे क्या सीखा? इससे ये सीखा कि जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है वो चलाने वाला होता है, दूसरा रोकने वाला होता है, बराबर ma कर दो। NLM का प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट, अनपोलराइज लाइट। बच्चों ये YDSC में पोलराइजेशन के क्वेश्चन है। अनपोलराइज लाइट ऑफ विद इंटेंसिटी I0, ये रहा बच्चों I0। जैसे ही अनपोलराइज लाइट दी होती है, पहले पोलराइजर में से जाने के बाद उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। ये तो डायरेक्ट ट्रिक है, इतना तो सोचना ही नहीं है, इतना तो कर ही देना है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो 45 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है। मेरा स्लो लगाओ बच्चों, ये इंटेंसिटी, ये वाली इंटेंसिटी cos स्क्वायर 45 होके इधर आएगी, तो नेट इंटेंसिटी होती है, वो होती है I0/2 cos स्क्वायर 45। जो थीटा दे रखा हो उसको cos स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाती है। ये हो गया I0/2, फिर दिमाग डालो, cos 45 की वैल्यू 1/√2, सब दिमाग में चलना चाहिए, इतना पेन पेपर नहीं है वहां पे। cos 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करा तो 1/2, ये रहा बच्चों आपके पास आ गया I0/4। अब सवाल पढ़ो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फर्स्ट पोलराइजर, दैट मींस दिस, एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन द सेकंड पोलराइजर, मतलब दिस। इसका और इसका रेशियो पूछा है। आ जाओ बच्चों, रेशियो क्या निकालोगे? I0/2 डिवाइडेड बाय I0/4। I0 से I0 कट गया, 4 ऊपर 2 नीचे, आंसर आ गया 2:1, और ये सवाल खत्म हो गया। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है भाई, तुमको लगता है टफ है, हर चैप्टर का सवाल रखा है मैंने। आप देखो ये सवाल है, ये भी एक टेक्निकल टर्म है। What is the dimension formula of RC/L, जहां R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, L इंडक्टेंस है। अब तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग करोगे गधापंती, भाई साहब रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने लग गए, कैपेसिटेंस की डायमेंशन निकालना। अरे नहीं निकालनी है, यही तो ट्रिक है। RC, √LC और L/R ये सब टाइम के बराबर होते हैं। RC, √LC और L/R ये सब टाइम के बराबर होते, मतलब ऊपर वाला तो टाइम है, छोड़ो। इंडक्टर कैसे निकाले सर? हाँ इंडक्टर की निकाल लो भले। एनर्जी स्टोर इंडक्टर हाफ LI² होती है। सर यही क्यों यूज किया बच्चों? एनर्जी की डायमेंशन सबको याद होती है। ये रखा M1L2T-2 इज इक्वल्स टू हाफ की तो डायमेंशन होती नहीं है, इंडक्टर की डायमेंशन निकालनी है। बस ध्यान रखना, इस L से L को उड़ा मत देना, तुम लोग ज्यादा फ्लो में रहते हो। इसको चाहो तो स्मॉल l लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। I² I का हो गया बच्चों A²T²। आ जाओ बच्चों, तो L की डायमेंशन आ गई M1L2T-2, नीचे आ गया A²T²। ऊपर ले जाओ बच्चों, तो इंडक्टर की डायमेंशन आ गई M1L2T-4A-2। रख दो वैल्यू बच्चों, ऊपर रखूंगा तो मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए इसका। RC की जगह क्या रख दूंगा? RC की जगह रख दिया मैंने T। इसकी इंडक्टर की जगह क्या रख दूंगा? मैं रख दूंगा M1L2T-4A-2। आ जाओ, ऊपर ले जाऊंगा तो बच्चों मेरे पास बन जाएगा M-1। अब देखो हर सॉल्व नहीं करना, M-1 इन दोनों में तो आ ही नहीं रहा, ये दो तो हट गए। L-2 L-2 आ रहा है क्या बच्चों? ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, लो ये खत्म हो गया। पूरा चेक करना ही नहीं है, कौन चेक करे, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास जिंदगी में। थोड़ा सा चेक करके आप ऑप्शन काट के भी आंसर निकाल सकते हो। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड ऑन द ओरिजिन। ये रहा बच्चों, ये रहा डाइपोल जो है P, ठीक है।
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट अ पॉइंट 4,3। ये रहा बच्चों 4,3, इस पॉइंट पे होता है 4,3। 4,3 का मतलब होता क्या बच्चों, ये डिस्टेंस आपके पास 4 है, ये डिस्टेंस आपके पास 3 है। बच्चों याद करो बेसिक मैथ का स्पेशल ट्रायंगल है ये, 3 के सामने वाला एंगल होता है 37। पाइथागोरस यूज करोगे, ये 3 ये 4 तो हो गया ये 5, ये इतने तो बच्चों को रटे हुए रहते हैं। ठीक है सर, किसी जनरल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से फील्ड का फॉर्मूला बोलो। सर E इज इक्वल्स टू KP बाय R क्यूब रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। देखो मैंने कहा ना, नीट का पूरा पेपर मैक्सिमम तो फॉर्मूला बेस ही चलता है। जिसको फॉर्मूले याद हैं वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है फिजिक्स में। चलो वैल्यू तो रखनी है, E की जगह E रखा, KP तो ऐसा का ऐसा रखा, R क्यूब, R ये रही डाइपोल की उस पॉइंट से डिस्टेंस 5 का क्यूब करूंगा बच्चों, आ गया मेरे पास 125 रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये थीटा निकालना है। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 4/5। स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। आ जाओ बच्चों, ये हो गया KP बाय 125 रूट ऑफ 1 प्लस ये हो गया 48, नीचे आ गया 25। आ जाओ बच्चों एलसीएम ले लो, KP बाय 125 रूट ऑफ 25 एलसीएम ले लिया, 25 प्लस 48। सोचो 48 से ज्यादा बच्चों एक ही ऑप्शन है आपके पास, ये लो खत्म हो गया क्वेश्चन। सॉल्व कौन करेगा, इतना टाइम किसके पास है भाई। 48 से ज्यादा है ना, 48 ऐड हो रहा है उसमें, 48 से में 25 जोड़ोगे तो 52 तो नहीं आ सकता, 43 आ नहीं सकता। कौन बच गया बच्चों, एक ही तो ऑप्शन है। तो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती नीट में यार, आप ऑप्शन की तरफ नजरें डाला करो, आपका आंसर आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, ए वेव पल्स इज जनरेटेड इन स्ट्रिंग P। ये रहा बच्चों, ये रही स्ट्रिंग P। पहले नजर डालो, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए स्ट्रिंग P। यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी म्यू दे रखा है बच्चों, पर ध्यान से देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, अपने को चाहिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। पहले कन्वर्ट करो, ग्राम को किलोग्राम में 10 की पावर -3, सेंटीमीटर को मीटर में 10 की पावर -6। इसको उठा दिया बच्चों, ये हो गया -3, ऊपर जाके हो गया बच्चों ये 2000। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके हाँ भैया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव पल्स। मुझे इस पॉइंट पे स्पीड बतानी है बच्चों। स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, वो है मेरे बच्चों √T/μ। टेंशन निकालनी इस पॉइंट पे बच्चों, डायरेक्ट रटी हुई होनी चाहिए टेंशन तो। वो होती है 4m1m2g डिवाइडेड बाय m1 + m2। वैल्यू रख दो, आंसर तैयार। 4 × 1 × 1 × g की वैल्यू डाल दी 10, m और m को जोड़ा आपने आ गया 2। टेंशन की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। इतनी तेज हाथ चलेंगे तब जाके वहां पेपर अटेम्प्ट होगा आपसे। टी की वैल्यू डाल दी बच्चों मैंने कितनी, टी की वैल्यू डाल दी बच्चों मैंने 20। आ जाओ, ग्राम पर सेंटीमीटर है बच्चों, क्यूब नहीं है। देखो ग्राम पर सेंटीमीटर है ओनली, क्यूब नहीं है, ग्राम पर सेंटीमीटर है ओनली। म्यू की वैल्यू डाल दी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे 10 की पावर -3, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 की पावर -2। दैट मीन्स ये बन गया आपके पास 0.2। अब रखो बच्चों, टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई आपके पास 20, म्यू की वैल्यू रख दी आपने 0.2, पॉइंट हटाया ऊपर चला गया 10। ये हो गया बच्चों 200/2, दैट मीन्स 100 का रूट करूंगा तो आपके पास आ गया 10। दैट मीन्स ये आ गया आपके पास आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो अगला, फाइंड द करंट इन द ब्रांच AB इन द गिवन सर्किट। बच्चों ये तरीका मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसको बिना किरचॉफ लॉ के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे आप जाओ, पूरन कैरियर एजुकेशन में, वहां पर भी इसकी बच्चों लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट अवेलेबल है। फिर भी मैं आपको तरीका बता देता हूं बिना किरचॉफ के कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करंट फेंको, यहाँ फेंका I1, यहाँ फेंका I2 और यहाँ फेंका I3। ठीक है, उसके बाद पोलरिटी डिसाइड करो। अगर जिस डायरेक्शन में आपने करंट फेंकी है बैटरी भी उधर ही फेंक रही है तो पॉजिटिव पोलरिटी, अदरवाइज नेगेटिव पोलरिटी। तो ये तो हो गई नेगेटिव पोलरिटी। यहाँ तो बेचारी बैटरी नहीं है तो ये तो हो गया जीरो पोलरिटी। इधर हो गई बच्चों, आप भी इधर फेंक रहे हो, बैटरी भी इधर फेंक रही है, पॉजिटिव पोलरिटी। उसके बाद मैंने क्या सिखाया, उसके बाद सिखाया मैंने आपको CPD निकालना है। CPD कैसे निकालते हैं, समीशन E/R डिवाइडेड बाय समीशन 1/R। आ जाओ, सबका E/R लिखो। इसका E/R लिखूंगा -5/15। माइनस क्यों लिखा, नेगेटिव पोलरिटी। ठीक है सर, इसका लिखूंगा मेरे बच्चों 0, इसका लिखूंगा बच्चों 10/10, दैट मीन्स प्लस का 1। नीचे आ गया सबका 1/R, 1/R जोड़ो, 1/10 प्लस ऑफ 1/10 प्लस ऑफ 1/15। क्या मेरी बात क्लियर है? सोल्व करो इसको। ये हो गया बच्चों 3 माइनस का, अब देखो दिमाग ऐसे चलना चाहिए, माइनस का 1/3 प्लस का 1, दैट मीन्स बन गया प्लस का 2/3। आ जाओ, नीचे एलसीएम ले लिया बच्चों मैंने 30। ये हो गया बच्चों 3, ये हो गया 3, ये हो गया 2। इतना दिमाग चलेगा तब जाके आपकी कैलकुलेशन 1 मिनट में मैनेज होगी आपसे।
ये कर दिया बच्चों आपने 10, 10 ऊपर चला गया, बन गया आपके पास 20, और ये बन गया 3 3 6 6 2 बन गया बच्चों आपके पास 8। काटोगे, इसको सॉल्व करो बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5, ये हो गया बच्चों आपके पास 2, दैट मीन्स ये आपके पास आ गया 2.5 वोल्ट। ये तो सीपीडी आया है। सीपीडी निकालने के बाद करंट तो कोई बच्चा भी निकाल सकता है बच्चों। I2 हो जाएगा E2 माइनस V बाई R2। E2 की वैल्यू है बच्चों 0। V कितना निकाला 2.5। रेजिस्टेंस कितना है बच्चों आपके पास 10। मेरे पास आया माइनस का 0.25। अब देखो मेरा माइनस में आंसर आया, इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन मानी है वो गलत है मेरे बच्चों। विथ स्पेशल डायरेक्शन आपकी यूं मिलेगी। तो आपको डायरेक्शन भी पूछ सकता है, तो आप बोलोगे करंट ए से बी की तरफ जा रही है और उसकी वैल्यू 0.25 एम्पियर है, और ये रहा उसका आंसर। क्या मेरी बात आपके दिमाग में बैठ गई है बच्चों? मैं कह रहा हूं डायरेक्शन सही आंसर आएगा अगर आपने तरीका एक बार में सीखा हुआ है तो। चलो अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये ऐसे सवाल आते हैं बच्चों जो अपने कर्म अच्छे किए हुए हों, तभी ऐसे सवाल आप कर पाओगे। ठीक है, तो जाई जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है डायमैग्नेटिक के लिए। थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ, अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता तो जाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों क्यूरी लॉ। अच्छा, अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता तो जाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता 1/T - TC के। इसको बोलते हैं बच्चों क्यूरी वाइस लॉ। ये 3 चीजें आप याद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मैक्सिमम टाइम में तो यही पूछता है कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर देखो बच्चों, दिखने में एकदम सांड जैसा क्वेश्चन, और उसको देखते ही बच्चा हो जाए कि भाई साहब हमसे सोल्व होगा ही नहीं। एटी ग्राफ को वीटी ग्राफ से मैच कराना है। एटी ग्राफ को वीटी ग्राफ से मैच करा, और मैं कह रहा हूं बच्चों ये 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी चीज याद है तो, अगर एटी ग्राफ ऐसा है, अगर एटी ग्राफ ऐसा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वीटी ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। वीटी ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, मतलब इस एटी ग्राफ के लिए वीटी ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा और वो यूं जा रहा होगा। अब चेक करो इनमें ऐसा कौन सा ग्राफ है जो यूं जा रहा है। सर इसको मैचिंग तो इससे हो गई। ए में अब आओ ऑप्शन की तरफ। मैं कह रहा हूं ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ए के फॉर्म में आ गया सेकंड। अब चेक करो ऑप्शन में ए में सेकंड कौन है। क्या ए में सेकंड है? क्या ए में सेकंड है? क्या ए में सेकंड है? लो बच्चों सवाल ही खत्म हो गया। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? हर बार मजदूरी नहीं करनी है, दिमाग चलाना है थोड़ा सा कि भैया मैंने तो एक ऑप्शन चेक किया उसी से मेरा आंसर आ गया। तो बच्चों नीट में ऑप्शन इसी तरह से बनाए जाते हैं कि आप ऑप्शन कट करके भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है सर, ये सवाल सॉल्व हो गया। चलो आगे नेक्स्ट। वे वायर कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर एज शोन इन द डायग्राम, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ड्यू टू दिस वायर। बच्चों ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर दिख रहा होगा। सेमी आपको कैसे पता पड़ गया? भाई इसका एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट का अता पता ही नहीं है कहां जा रहा है। बच्चों अगर आप इस पॉइंट पर एंगल देखोगे तो ये एंगल आपको 90 डिग्री दिखाई देगा। किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड आता है μ0/4 I/r sin अल्फा प्लस साइन बीटा। क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है? हाँ बच्चों बिल्कुल पढ़ा है। इसको बायो सावर्ट लॉ बोलते हैं मेरे बच्चों, इसको बायो सावर्ट लॉ बोलते हैं। आ जाओ बच्चों, ये 37 है, ये 3, ये 4, ये 5। बच्चों देखो ये स्पेशल ट्रायंगल कितनी बार काम आ गया इस एक पेपर के अंदर। तो सोचो बच्चों ये कितनी काम की चीज है। आप एग्जैक्टली 3, 4, 5 का फंडा तो याद ही रख सकते हो। μ0/4 की वैल्यू सबको डायरेक्टली याद होती है 10⁻⁻⁷। करंट की वैल्यू बोलो 1 एम्पियर। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 4। आराम से भैया ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो 4 × 10⁻²। दिमाग के गधे खोल के रखना बच्चों। 4 × 10 साइन अल्फा, साइन 90 की वैल्यू हो गई बच्चों 1। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। आ जाओ बच्चों, ये हो गया -5। तो ये तो नीचे बन गया 10⁻⁻5, नीचे बन गया 4। 1 + 3/5, 5 और 3 हो गया बच्चों 8/5। इसको काट दिया मैंने 2 बार। 5 में 2 का डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 0.4। तो 0.4 × 10⁻⁻5 या 4 × 10⁻⁻6। कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों? ऑप्शन नंबर 4। ये लो गेम खत्म। एक एक फॉर्मूले पे सवाल है यार, आप देखो एक एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन। ए यूनिफॉर्म डिस्क हैविंग मास m इज प्लेस इन xy प्लेन विद इन सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है भैया दिख रहा है हमें। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस इज शोन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इन प्लेन ऑफ द डिस्क। बच्चों मेरी बात सुनो, पहली बात तो तुम्हारे एग्जामिनर ने यहां मजे ले लिए 37 डिग्री, इसका कोई काम ही नहीं है बच्चों।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है मेरे बच्चों, अगर कोई भी एक्सिस इसके प्लेन से जा रही है, इन द प्लेन है और डायमीटर से जा रही है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों mr²/4 होता है। वो एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता मेरे बच्चों। तो जिसको फॉर्मूला याद है और जिसको कॉन्सेप्ट पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो वो 37 लिख चाहे 53 लिख, क्या फर्क पड़ता भाई, है तो प्लेन में ही। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन में बच्चों 1/4 mr² होता है। अब वो चाहे प्लेन ऐसा हो, चाहे वो ऐसा जा रहा हो, चाहे वो ऐसा जा रहा हो, जाना चाहिए सिर्फ सेंटर से, जाना चाहिए सिर्फ सेंटर से डायमेट्रिकली। क्या मेरी बात क्लियर है? ये लो बच्चों, ये तो फोकट का नंबर, बस फोकट का नहीं है। देखो डायरेक्टली फोकट का नहीं बोल सकते, बिकॉज कोई इसमें उलझा तो वो बहुत बुरा जाएगा। कोई इसमें अगर उलझ गया 37 है तो भैया फिर काम खत्म है। जिसको ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया थीटा पे डिपेंड नहीं करता, वो तो 2 सेकंड के अंदर इसको टिक करके आगे चलेगा। ये फर्क होता है टेक्निक्स का। नीट में टेक्निक्स आनी चाहिए बच्चों, नीट में फिजिक्स नहीं आनी चाहिए, टेक्निक आनी चाहिए। पेपर सोल्व करना है, काबिलियत नहीं दिखानी है अपने को। पीएमटी है वो, पीएचडी नहीं है। तो चलिए आगे। ए सिंगल सर्कुलर लूप ऑफ लेंथ L कैरिंग अ करंट I इन अ मैग्नेटिक मोमेंट M। आ जाओ बच्चों, ये भी एक टेक्निक क्वेश्चन है। एक सिंगल लूप है जिसकी लेंथ आपको L दे रखी है, करंट I है और मैग्नेटिक मोमेंट उसका M है। ये मैंने क्लास में भी करा रखा है बच्चों आपको। इट इज नाउ बेंड इन द फॉर्म ऑफ N टर्न्स। आ जाओ बच्चों, जलेबी बना दो इसकी। ये लो N टर्न्स हो गया। इसको अगर मैंने N टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया, सेम करंट रखी, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। अब बच्चों इसी के बेस एक PYQ है। अगर मैं आपको पूछूं न्यू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर पुराने का फील्ड B है तो आप लिखते हो n² B के बराबर। फील्ड n² टाइम्स हो जाता है। ये तो 2016 का क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है नया, वो पुराने मैग्नेटिक मूवमेंट का n टाइम्स कम हो जाता है। ये है इस साल का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2025। एनसीईआरटी की लाइन है, आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, जिसको रिजल्ट याद होते हैं वो वहां सॉल्व नहीं किया करते हैं। तुमको क्या लगता है टॉपर पूरा पेपर सॉल्व करता है क्या? नहीं बच्चों, उसको आधे से ज्यादा आंसर तो याद होते हैं। तो ये हो गया आपके पास M/L। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रिजल्ट याद रखने, आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट टिप पे होने चाहिए बस, बाकी सारी चीजें आप निकाल सकते हो। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। ए सर्कुलर कॉइल इज एक्सपेंडेड रेडियली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आ जाओ बच्चों, एक सर्कुलर कॉइल जो है वो एक्सपेंड कर रही है। रेडियली का मतलब मैंने आपको सिखा रखा है, वो ऐसे फैल रही होगी बच्चों। अच्छा एक चीज सोचो, जब ये चीज फैल रही होगी किसी फील्ड के अंदर, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसका क्या बढ़ रहा होगा? सर कोई चीज फैलेगी तो उसका एरिया बढ़ेगा, तो इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। इतनी बात तो मुझे पता चल गई, ठीक है। एंड नो ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। अच्छा ईएमएफ नहीं आ रहा, ईएमएफ जीरो है। ईएमएफ मेरे बच्चों जीरो है, इसका मतलब उसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा फ्लक्स, तभी ईएमएफ नहीं आया। तो मुझे बताना है कौन सा स्टेटमेंट मे बी करेक्ट है। मेरे बच्चों मे बी करेक्ट की बात हो रही है। देयर इज ए कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फील्ड। आ जाओ देख लेते हैं बच्चों। फाई जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है, B इंटू ए। अगर ये चीज कांस्टेंट है, अगर ये चीज कांस्टेंट है तो दोनों का मल्टीपल भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। सर एरिया तो बढ़ रहा है, एरिया तो बढ़ रहा है। अगर दो चीजों का मल्टीपल कांस्टेंट है, एक चीज बढ़ रही है, तो 100% मान के चलो दूसरी चीज कम हो रही होगी, दूसरी चीज कम, तभी दोनों का मल्टीपल सेम रहेगा। तो भैया अगर एरिया बढ़ रहा है, फैल रहा है, भाई खुद कह रहा है ये एक्सपेंड हो रहा है, ये फैल रहा है, इसका मतलब इसका एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ रहा है मतलब फील्ड इसका कम हो रहा होगा, तभी दोनों का मल्टीपल सेम होगा, फ्लक्स सेम होगा, d∅dt जीरो हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो बच्चों फील्ड कांस्टेंट तो नहीं है, देयर इज ए डिक्रीजिंग में, बिल्कुल सही बात है, डिक्रीजिंग फील्ड आ जाएगा इन द कॉइल परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। बिल्कुल सही बात है बच्चों, प्लेन XY में है, फील्ड -z में है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, ये होते हैं फोकट के नंबर। ये फोकट असर्शन रीजन पहचानो, अपने नंबर कमाओ। सवाल है ऑन इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड एन इनिशियली चार्ज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब मेरे जैसा बच्चों, बिल्कुल सिंगल, किसी से कनेक्टेड नहीं है दुनिया में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बच्चों, जब बैटरी हटा दी जाती है तो चार्ज कांस्टेंट होता है। तब क्या कांस्टेंट होता है? चार्ज। तो एनर्जी स्टोर इंक्रीज होगी बच्चों। जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक डालोगे आप लोग तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। एनर्जी होती है Q²/2C। चार्ज कांस्टेंट है, 2 बचपन से ही कांस्टेंट है, C बढ़ गया है तो U की वैल्यू कम हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी, गलत है ये।
ऑन इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, बिल्कुल सही बात है बच्चों, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो असर्शन रॉन्ग है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ये रहा बच्चों आपका आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट देखो ये बच्चों, ये अगेन फोकट का नंबर। लॉजिक गेट का तो मजा ही अलग है बच्चों। आउटपुट वाई बताना है कितना होगा। पहले गेट पहचानो कौन कौन से हैं बच्चों। ये है नैंड गेट, ये है नैंड गेट, ये है बच्चों नोट गेट। अगर नोर गेट के दोनों इनपुट को मिला देता हूं तो वो नोट गेट बन जाता है। ये भी नोट गेट है और ये ओर गेट है। आ जाओ बच्चों, बस अब काम ही तो लिखना है और करना क्या है। आओ बच्चों, नैंड गेट का काम होता है मल्टीप्लाई करके उल्टा करना। दैट मीन्स ये हो गया ए डॉट बी का बार। अच्छा, बी यहां है, ये भी बी है, ये भी बी है। नोट गेट का काम होता है उल्टा करना। दैट मीन्स ये बन गया बी बार। नोट गेट का काम होता है उल्टा करना। ये बन गया ए डॉट बी का बार, तो पहले से था, एक बार और लगा दिया। दैट मीन्स ये बन गया ए डॉट बी। इसका काम होता है ऐड करना, तो ये दोनों को ऐड कर देगा तो आपके पास बन जाएगा ए बी प्लस बी बार। ये आपका आंसर है, ये रहा आंसर। लो भैया, ये भी निपट गया। सस्ते सस्ते क्वेश्चन है बच्चों, कोई ऐसा दिखने में डरावने टाइप के होते हैं, करने में बहुत इजी होते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। ए मेटल रोड बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एक मेटल रोड है 4 मीटर लॉन्ग। आ जाओ बच्चों, मेटल रोड बनाई, ये रही मेटल रोड जो कि है 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया रेडियस दे रखी है बच्चों आपको 1 सेंटीमीटर। अभी देखना, फालतू कथा कहेगा आपको जो कभी काम में नहीं आएगी क्वेश्चन सोल्व करने में। एक रॉड का हिस्सा 100 डिग्री सेल्सियस पे है और दूसरा हिस्सा जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, देन द टेम्परेचर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द हॉट एंड। कौन है भैया हॉट? ये रहा। यहां से 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2 मीटर पे बताओ कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी 401 है। अबे 401 चाहे 420 हो, ये काम ही नहीं आएगी। भी देखना, किसी भी रॉड में जब कांस्टेंट हीट फ्लो करती है मेरे बच्चों, तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एक्स हमेशा सेम रहता है। दोनों एंड पे डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एक्स सेम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आ जाओ, ये हाई टेम्परेचर है, हीट ऐसे फ्लो कर रही होगी, मतलब इसका टेम्परेचर इससे कम होगा, इसका टेम्परेचर इससे तो ज्यादा होगा। आ जाओ बच्चों, पहले इन दोनों पे डेल्टा थीटा लगाओ। अच्छा, ये 1/2 है तो ये कितना है बच्चों? सोचो, 4 में से ये 0.5 है तो ये कितना बच गया बच्चों? 3.5 मीटर। 3.5 का मतलब 7/2 मीटर। बस बस बस, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एक्स लिखना है। आ जाओ बच्चों, 100 माइनस टी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स मतलब 1/2। इधर लिखोगे टी माइनस 20 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स मतलब 7/2। बाई 2 से बाई 2 तो कैंसिल आउट हो गया। 7 को मल्टीप्लाई करो, 700 माइनस 7t इज इक्वल्स टू टी माइनस 20। टी वाले एक तरफ कर लो बच्चों, 720 हो गया आपके पास 8t के बराबर। टी की वैल्यू आ गई बच्चों 720/8, मतलब ये आ गया आपके पास 90 डिग्री सेल्सियस होगा उसका टेम्परेचर। लो, ये सब डेटा काम में नहीं आए, ना ये काम में आया, ना ये काम में आया, कोई काम में नहीं आया। तो बच्चों आधी से ज़्यादा चीज़ें तो फालतू दी हुई होती हैं। उलझे, बच्चा उलझ जाए उसके अंदर ही, वहीं रह जाए, आगे ही ना निकले। क्या मेरी बात क्लियर है? आपको बस ये सीखना है कि डेटा लेना कैसे है, सर सवाल कैसे सोल्व कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फॉर अ कॉनकेव मिरर। बच्चों एक लाइन का सवाल है ये, जिसको कॉन्सेप्ट पता है बच्चों, कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। रीजन बिहाइंड, एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को इंसाइड कर जाते हैं, जब बच्चों ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे होते हैं। किस पे रखे होते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो बच्चों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह बन गए, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो गई? मिनिमम डिस्टेंस तो बच्चों हो गई आपके पास 0। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए अगला सवाल। ए रिवर इज फ्लोइंग। बच्चों रिवर बोर्ड मतलब रिलेटिव मोशन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं जिसको वेक्टर यूज करना आता है। आ जाओ बच्चों, जब भी रिवर का सवाल दिखे आंखें बंद करके पहले तो रिवर बनाओ, बाद में सवाल पढ़ना। 2 बैंक होते हैं बच्चों, ये साउथ बैंक है, ये नॉर्थ। ये ऐसे बैंक है जिसमें पैसे जमा नहीं कराए जा सकते, एक तो नॉर्थ बैंक और एक साउथ बैंक। ठीक है सर। रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बच्चों ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट जा रही है 10 मीटर पर मिनट से आराम से। रिवर ऐसे जा रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है 10 मीटर पर मिनट। ठीक है,
द हाँ नॉर्थ बैंक ऑफ द रिवर द केपेबल ऑफ स्विमिंग एट 20 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर टू क्रॉस द रिवर थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ। बच्चों ये तो बच्चों को रटा हुआ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इंसान को ऐसे तैरना पड़ता है, रिवर इधर धक्का देगी वो सीधा चला जाएगा। आदमी कितने से जा रहा है? आदमी जा रहा है 20 मीटर पर मिनट। बस 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 आ जाओ, मुझे थीटा निकालना है बच्चों, सबको पता है। मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है, मुझे हाइपोटेनियस दे रखा है, तो मैं साइन थीटा निकालूंगा। और ये मैंने रटवा भी रखा है बच्चों आपको। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 10/20, दैट मीन्स 1/2। थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। लो भैया थीटा तो 30 आएगा। देखो बच्चों ये भी मजे ले गए आपके, सारे ही आंसर में 30 है। अब डायरेक्शन पहचानो, नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ है आप। अब देखो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इनको पढ़ते कैसे हैं? इनको उल्टा पढ़ते हैं। ये है नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट, वेस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ, साउथ से 30 डिग्री वेस्ट, वेस्ट से 30 डिग्री साउथ। हाँ अपना क्या बना? नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। अच्छा इधर से मेजर करता तो भैया मेरे ये 60 डिग्री हो जाता, क्योंकि टोटल 19 है मेरे बच्चे, तो 60 का तो ऑप्शन ही नहीं। मैं काय को चेक करूं उसको? मैं तो इसको चेक करूंगा नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरे बच्चों। क्लियर है? एक एंगल निकालने के आपको 4 नंबर दे रहा है वो, सोचो ये बड़प्पन है उसका। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एंटीनोड इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड एंड ऑसिलेटिंग इन द 5th हार्मोनिक। बच्चों रस्सी दोनों तरफ से बंधी हुई है, तो मैंने आपको बताया रखा है जितने हार्मोनिक होते हैं उतने ही एंटीनोड बनते हैं। ये ऐसे बन रहा होगा 2 3 4 और ये 5। ये पहला एंटीनोड, दूसरा एंटीनोड, तीसरा एंटीनोड, चौथा एंटीनोड, ये 5वां एंटीनोड। बच्चों ये तो बच्चों को रटावा ही होता है कि जितने हार्मोनिक होते हैं उतने एंटीनोड बनते हैं। नोड एक ज्यादा बनता है, देख लो बच्चे आप, नोड एक ज्यादा बनता है हमेशा। ये फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, फिफ्थ नोड और सिक्स्थ नोड। नोड 6 बनते हैं, एंटीनोड 5 बनते हैं। तो जितने हार्मोनिक होते हैं उतने ही नंबर ऑफ लूप होते हैं, उतने ही एंटीनोड बनते हैं। नोड एक ज्यादा बनता है। क्लियर है? चलो आगे बच्चों, कंसिडर ए होलो यूनिफॉर्मली चार्ज। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, काफी मजेदार, ध्यान से देखना। ये पीवाईक्यू बेस ही रखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन। इधर देखो, कंसिडर ए होलो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आ जाओ बच्चों, होलो नॉन कंडक्टिंग है, होलो नॉन कंडक्टिंग है मतलब चार्ज तो सरफेस पर ही जाएगा। होलो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहां जाता है मेरे बच्चों? सरफेस पर ही जाता है। ठीक है सर। इफ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन इज सरफेस एंड डिस्टेंस 3r। आ जाओ, रेडियस r है और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है ए और बी पॉइंट के बीच में। कितना दे रखा है बच्चों? v। पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। सबसे ज्यादा पोटेंशियल सरफेस पे होता है, मतलब va माइनस वीबी की वैल्यू आपको v दे रखी है। सरफेस पे पोटेंशियल बोलो kq/r, बी पॉइंट पे kq/3r। आ जाओ बच्चों, kq/r कॉमन ले लिया। ऐसे इतनी कैलकुलेशन दिमाग में लगाओ, kq/r कॉमन ले लिया, 1 - 1/3 दैट मीन्स 2/3। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां से मैं kq/r की वैल्यू लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 3v/2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ 3r डिस्टेंस पे। आ जाओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq/r², मतलब 9r²। आ जाओ बच्चों, बट आंसर v की फॉर्म में बताना है। kq/r की जगह 3v/2 रखो। ये kq/r अलग कर दिया, एक kq/r आपने अलग कर दिया, एक 1/9r आपने अलग कर दिया। ऐसा क्यों करा? क्योंकि मैं kq/r की जगह 3v/2 रख दूंगा। रखो बच्चों, 3v/2 रखूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/9r से। 3 टाइम्स कट गया, e की वैल्यू आ गई v/6r। ये लो बच्चों, सवाल हो गया खत्म। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों निकलवा ली एक ही क्वेश्चन में उसने। चलिए अगला क्वेश्चन, कंसिडर ए क्लोज सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r हैविंग द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, टोटल रेजिस्टेंस r है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो रहा है वो चेंज डेल्टा फाई है। चार्ज बताना है बच्चों। चार्ज का तो फॉर्मूला होता है बच्चों, डेल्टा फाई टोटल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पहले तो ये चेक करो रेजिस्टेंस किसके डाउन में, किसके रेजिस्टेंस है? इसमें रेजिस्टेंस डाउन में नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस डाउन में नहीं है, ये दो तो खत्म हो गए। टोटल नंबर n टर्म्स है, तो n टर्म से फ्लक्स हो जाएगा n डेल्टा फाई, नीचे आ गया r। ये लो सवाल खत्म हो गया। ये फुकड़ के नंबर, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम आप इस चीज को मान के चलो। अगर 45 क्वेश्चन है तो 32 क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे होते हैं। जिसको फॉर्मूला याद है वो 32 क्वेश्चन तो निपटा ही देगा। चलो
अगला क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फोर्स दे रखा आपको 40, ठीक है, टाइम t सेकंड में है, किस टाइम की वैल्यू पर ब्लॉक जस्ट स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों मेन वर्ड ही क्वेश्चन का ये है, बाकी सब तो बाराती है, मेन यही है, ब्लॉक जस्ट स्टार्ट मूविंग, इसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन। और लिमिटिंग कंडीशन में मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है, अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कर दो। अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, अप्लाइड फोर्स कितना 40, फ्रिक्शन फोर्स कितना म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बच्चों आंखें बंद करके mg आ रहा होगा आपके पास, मतलब 100, ये कर दिया आपने 100। म्यू की वैल्यू बोलो बच्चों 0.4, 42 की वैल्यू आ गई 0.4 इंटू 100, मतलब 4t की वैल्यू आ गई आपके पास 40, तो t की वैल्यू आपके पास आ गई 10। ये सवाल खत्म हो गया। इक्वल करने के 4 नंबर है नीट में, देखो आप इक्वल करने के। चलो अगला क्वेश्चन, ये है बच्चों दूसरा दर्दनाक सवाल जो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। मैक्सिमम बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, इसलिए जानबूझ के मैंने ये सवाल रखा ताकि आपको जाते जाते एक बार नीट में एग्जाम से पहले मैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सिखा दूं। सवाल पढ़ो बच्चों, सवाल पढ़ो। देखो है ये भी फॉर्मूला बेस, मैं क्या कह रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही होते हैं। ए बॉल इज एट रेस्ट रिलीज फ्रॉम ए हाइट ऑफ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। आ जाओ, H इजिकल्स टू आर से मैंने बॉल को रिलीज किया। रिलीज करने का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है सर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। आ जाओ, जब ये r/2 पर आ गई तो बताना है इसकी स्पीड कितनी होगी, ये सवाल है, ठीक है सर। बच्चों सारी डिस्टेंस आप अर्थ के सेंटर से मेजर करते हो। पहली बात तो ये डिस्टेंस तो हो गई आपके पास 2r, क्यों सर, क्योंकि इसकी खुद की रेडियस भी तो है। अच्छा, जिस पॉइंट पे निकालना है मेरे बच्चों वो हो गई r प्लस r/2, दैट मीन्स 3r। अब बस एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते क्यों बच्चों, आपने बॉल को ड्रॉप कर दिया, आप खुद नहीं गए बॉल के साथ, मतलब एजेंट गायब हो गया, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। एनर्जी कंजर्वेशन जनरली KI प्लस UI इज इक्वल्स टू KF प्लस UF होता है। ये एक लाइन बच्चों इतने सवाल सोल्व कर देती है जिसकी कोई हद नहीं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पॉइंट पे जाओ, वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R। R कितना है बच्चों, डिस्टेंस है आपके पास 2r। K फाइनल पॉइंट पे ½ mv²। यस और नो, क्योंकि मुझे स्पीड निकालनी है तो मैंने काइनेटिक एनर्जी को ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय डिस्टेंस, कितनी है बच्चों 3r/2 चला गया ऊपर। आ जाओ बच्चों इसको इधर ले आओ, -G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r प्लस 2/3 G कैपिटल M स्मॉल m बाई r इज इक्वल्स टू ½ mv²। देखो स्मॉल m तो कैंसिल आउट हो गया। आ जाओ बच्चों, gm/r यहाँ से कॉमन ले लो, gm/r यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया बच्चों माइनस का 1/2, यहाँ बच गया आपके पास 2/3 विच इज इक्वल्स टू v²/2। चलो एलसीएम से सॉल्व करो बच्चों, तो ये हो गया आपके पास gm/r, एलसीएम आ गया आपके पास 6, ये हो गया बच्चों माइनस का 3, ये हो गया 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, प्लस का 4 और बराबर में चल रहा है v²/2। ध्यान से देखो, ये बन गया 1/6, 2 से काटूंगा तो ये बन गया 1/3, मतलब gm/3r बनेगा और उसका रूट लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये रहा ऑप्शन। लो खत्म हो गया, सीख गए अब एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ KI प्लस UI इज इक्वल्स टू KF प्लस UF लिखना है। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बच्चों क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर, ये भी बच्चों को बार बार दिक्कत देता है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको रखा है ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताना है जब आप उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज वाले जो होते हैं वो तो बच्चे कर लेते हैं, पैरेलल वाले में दिक्कत आती है। अब ध्यान से सुनो, सवाल क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। जब भी आप 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हो, जब भी आप 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हो, ये रहा R1 और ये रहा R2, तो इसमें एरर कैसे निकाली जाती है। एरर निकालने का तरीका होता है डेल्टा R इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर। ये जिसको याद रहता है वो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। मैंने क्या बोला, 90% पेपर फॉर्मूला बेस होता है बच्चों।
10% लॉजिक लगता है और 10% नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 90% पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर क्या होता है बच्चों? परसेंटेज एरर होता है डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 तो गया भाड़ में। पहले डेल्टा आर बाय आर निकालो। आ जाओ, इससे क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ बच्चों, डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। एक आर इक्विवेलेंट यहाँ से उठा के इधर भेज दो, ये रहा आर इक्विवेलेंट, डेल्टा आर वन बाय आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 4 नंबर पक्के। आ जाओ बच्चों, R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू है 5 ओम। डेल्टा R1 कितना है? 5 किलो ओम है बच्चों, ध्यान रखना ना, यूनिट मत भूल जाना, यूनिट भूल गए दिक्कत हो जाएगी। 5 किलो ओम। डेल्टा R1 कितना है? 0.1। R2 कितना है? 20 किलो ओम। डेल्टा R2 कितना है? 0.4। सब क्वेश्चन में दिया है, उठा उठा के छापना है बस, और कुछ नहीं करना। पहले आर इक्विवेलेंट निकालो। पता है आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड। दोनों का मल्टीपल करो, 5 इंटू 20 100, नीचे ऐड करूंगा 5 प्लस 20 25, दैट मीन्स ये आ गया आपके पास 4 ओम। ये तो आर इक्विवेलेंट आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? चलो, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू रखो। मेरे को ये चीज निकालनी है, मुझे इसको सॉल्व करके। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 4, डेल्टा R1 आराम से, डेल्टा R1 कितना है बच्चों? डेल्टा R1 ये रहा 0.1 किलो ओम डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया बच्चों 25। क्या मेरी बात क्लियर है? प्लस डेल्टा R2, डेल्टा R2 कितना है बच्चों? डेल्टा R2 है 0.4 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर करूंगा, कहां गया बच्चों? 20 का स्क्वायर, ये रहा 20 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों आपके पास 400। क्या मेरी बात क्लियर है? यूनिट से यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएंगी बच्चों। इधर बच गया आपके पास 4, ये बन गया आपके पास 1/250 प्लस ये बन गया आपके पास 4/4000, दैट मीन्स 1/1000। आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये हो गया आपके पास 4, एलसीएम आ गया मेरे बच्चों आपके पास 1000। ये हो गया 250 से तो जाएगा 4 बार, और ये चला गया बच्चों 1000 से 1000 1 बार। परसेंटेज निकालना है, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करते हुए चलो। आ जाओ बच्चों, ये कितना हो गया? 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, ये नीचे बच गया 0 0 0 0, नीचे बच गया बच्चों आपके पास 10, दैट मीन्स 20/10, दैट मीन्स आपके पास आ गया 2%। ऐसे सॉल्व करना है। ये रहा 2%। ये वो सवाल है भाई साहब जिसमें दिलगुर्दे थोड़े कमजोर हूं, है ना, तो वो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करें। पता पड़े कैलकुलेशन करने में ही हाफ रहे हो। कैलकुलेशन देखो बच्चों इतनी टफ नहीं है, डायरेक्ट डेटा कट रहा है। ये भी नहीं है कि आपको 500 में मैं 10 लाख का डिवाइड करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन इजी है, बट आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए इसको। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ सीरीज एलसीआर एसी सर्किट द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज 1। बिल्कुल सही बात है बच्चों, डेल्टा फाई 0 होता है, इसलिए कोस डेल्टा फाई मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। डेल्टा फाई मतलब वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस। At resonance in a series LCR circuit, the voltage and current are perpendicular to each other। गलत है बच्चों, परपेंडिकुलर कहाँ होते हैं? सेम फेज में होते हैं वो तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट दोनों करेक्ट है, गलत। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। हाँ सर बिल्कुल सही है बच्चों, खुशी खुशी में गलत मत कर देना। पता पड़े यहाँ तो सही कर दिया, यहाँ निपट गए, है ना। कई सवाल खुशी खुशी में भी गलत हो जाता, भाई साहब एक बार में कैसे आ गया मुझे, है ना, खुद पे डाउट होने लग जाता है। तो भाई साहब जब आप स्टेटमेंट टिक करो तब भी थोड़ी सी सांस लेना, हाँ भाई ठीक है स्टेटमेंट टिक कर रहे हैं। चलिए अगला, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। बॉल को प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट करा, ये रहा बॉल को प्रोजेक्ट करा, ये रहा बना दिया डायग्राम। 20 मीटर पर सेकंड से मैंने इसको फेंक दिया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। इधर देखो बच्चों, यहां अटकोगे, ये दिखाई ही नहीं देता वहां पे, पता नहीं क्यों। वर्टिकल से 60 है, और भाई साहब तुम कहां से लेते हो एंगल? तुम लेते हो हॉरिजॉन्टल से, तो एंगल 30 है आपके काम का, 60 नहीं है ना। देखो इतनी चीजें आपको ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं कि जब क्वेश्चन पढ़ो तो मैक्सिमम चीजें आपके सामने होती है, आपको दिखाई नहीं देती। तो बच्चों 30 डिग्री आपका एंगल है। मुझे बताना हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होगी। आ जाओ, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड बच्चे को याद होती है यू कॉस थीटा। यू की वैल्यू बोलो बच्चों 20, कॉस 30 की वैल्यू हो गई √3/2, इसको काट दोगे 10√3, आपके पास आंसर आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों आपको? अगर आपने
अगर आपने एंगल 60 ले लिया बच्चों, वहीं धज्जियां उड़ जाएंगी आपकी। वो 4 नंबर गए आपके, वो 4 लाख रैंक नीचे हो गए अपन अगर 4 नंबर गए तो। चलिए अगला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है बच्चों, और बच्चा पता नहीं इसमें इतना टाइम क्यों लगाता है। अब देखो दिखने में ही डरावना सा लग रहा है, पता नहीं कहां से आ गए ये ऑप्शन, समझ ही नहीं आ रहे। अब देखो मेरी नजर से अगर आप इसको देखोगे तो ये एक डाइपोल दिखाई दे रहा है। इस चार्ज को छोड़ो, 3 चार्ज है ना, इस चार्ज को छोड़ो, मुझे 2 चार्ज मिलके एक डाइपोल दिखाई दे रहे हैं। ये डिस्टेंस मेरे बच्चों a है, ये डिस्टेंस मेरे बच्चों a है, तो दोनों डाइपोल के बीच की डिस्टेंस हो गई 2a। ठीक है, हाँ 3 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं इतने इतने में। हाँ डायग्राम में दिख रहा भाई, उसको क्या पढ़ना है मुझे, बस ये बताओ निकालना क्या है, मुझे पोटेंशियल निकालना है। आ जाओ बच्चों, इस चार्ज को तो छोड़ो, या पहले इस चार्ज की वजह से निकालो, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे करो। पहले इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकालो, तो v नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना आएगा बच्चों, -kq/r। ठीक है, डाइपोल की वजह से थीटा एंगल पर पोटेंशियल कितना आता है, देखो फिर फॉर्मूला आ गया, v डाइपोल की वजह से आएगा kp cos θ/r²। p की जगह लिख दूंगा q इंटू डिस्टेंस, मतलब ये हो गया kq इंटू 2a cos θ/r²। तो ये आ गया बच्चों 2kqa cos θ/r²। दोनों की वजह से पोटेंशियल जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, मैं सोल्व भी नहीं करूंगा तब भी आंसर निकाल लूंगा, साइन तो है ही नहीं, छोड़ो इसको। बच्चों जब दोनों को जोड़ूंगा तो ये टर्म पॉजिटिव में मिलेगी cos θ वाली, और ये टर्म नेगेटिव में मिलेगी। अच्छा cos θ वाला टर्म नेगेटिव में हटना, ये लो, ये आंसर आ गया। लो, तो आप ऑप्शन कट करना सीखोगे तो सिलेक्शन होगा, ऑप्शन टिक करने से सिलेक्शन नहीं होता भाई साहब। सॉल्व नहीं करना है, मजदूरी नहीं करनी, दिमाग चलाना है कि भाई साहब मुझे पता है मैंने यहां तक सॉल्व कर लिया, मेरे पास टाइम कम है तो मैं दिमाग लगाऊंगा, साइन तो है ही नहीं, और जो कॉस वाला है वो पॉजिटिव में है, तो वो एक ही तो ऑप्शन है। चलिए आगे अगला बच्चों, पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग कर रहा है रेस्ट से। ठीक है सर, मेरे को थीटा दे रखा है और मुझे अल्फा बताना है। क्या तरीका सिखाया, 2 बार डिफरेंशिएशन मार दो बच्चों इसका, तो पहले तो ओमेगा निकलेगा जब 1 बार डिफरेंशिएशन होगा। 3/8 का तो डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, t की पावर 4 का हो गया बच्चों 4t³ माइनस 1/2 का तो होता ही नहीं है, t² का हो गया 2t। ये तो ओमेगा आया, ओमेगा नहीं चाहिए, अल्फा चाहिए। एक बार और करो बच्चों, पहले इसको निपटा दो, ज्यादा सही रहेगा। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो पता पड़े तुम कैलकुलेशन में अटक गए। ये हो गया बच्चों 3/2 t³ माइनस 2 से 2 कट गया, ये आ गया t। हाँ अब डिफरेंशिएशन मारो इसका, 3/2 का तो होगा नहीं, t³ का हो गया 3t², t का t के रेस्पेक्ट में आ गया 1। आ जाओ बच्चों, ये हो गया 9/2 t² माइनस 1। t की जगह कितना रखना है बच्चों, 2 रख दो, 2। तो 9/2 t की जगह 2 रखूंगा तो ये हो गया 4 माइनस 1। आ जाओ बच्चों, ये हो गया 18 माइनस 1 मतलब 17 आपके पास आंसर। लो ये खत्म हो गया बच्चों। चलिए आगे, चलिए अगला सवाल, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद मैक्सिमम लोड ऑफ 2500 kg। ठीक है, लिफ्ट भी पैसेंजर भी दोनों मिला के, लिफ्ट ऊपर जा रही है कांस्टेंट स्पीड से इतने से, फ्रिक्शन फोर्स भी दे रखा है आपको इतना है, पावर बतानी बच्चों। एक चीज हमेशा ट्रिक ध्यान रखना, ये हमेशा लिफ्ट में जब भी आप पावर निकालो हर फोर्स ऐड होता है, हर फोर्स। पावर लिखते कैसे हो, पावर होती है बच्चों फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये जो फोर्स होता है ये सब फोर्सेस का सम होता है मेरे बच्चों। कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो फ्रिक्शन फोर्स है, और एक ये धरती माता का बोझ है, मतलब लिफ्ट और इंसान दोनों। 2500 kg का फोर्स निकालूंगा तो आ जाएगा 25,000 न्यूटन प्लस फ्रिक्शन फोर्स, मतलब आ गया 3500 न्यूटन। कितना आ गया, 3500। टोटल फोर्स बताओ मुझे कितना है, 25 और 3 28, दैट मीन्स 28,500 न्यूटन। ये तो फोर्स आया। स्पीड कितनी है बच्चों, स्पीड है 0.5। आ जाओ, पावर लिखते हैं फोर्स इंटू 0.5 का मतलब 1/2। आ जाओ बच्चों, 28 को 2 बार काटूंगा तो 14, 14 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये लो खत्म हो गया। पूरा डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती नीट में, तो आपके पास आएगा 14250। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? ध्यान रखना, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग नॉर्मल इस फोर्स में से फ्रिक्शन माइनस कर दोगे। पावर निकालते समय नेट फोर्स लिखा जाता है, और नेट फोर्स मतलब धरती का बोझ, मतलब ये दोनों, और प्लस 3500 न्यूटन फ्रिक्शन का, माइनस मत कर देना। चलो अगला क्वेश्चन, ए चेन ऑफ लेंथ 5 मीटर इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। आ जाओ बच्चों, चेन की लेंथ जो टोटल लेंथ है वो 5 मीटर है। आ जाओ बच्चों, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी मैंने नोट्स में लिखवा रखा है।
और इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2, तो मुझे बताना है कितना मैक्सिमम पार्ट उसका हैंग कर रहा होगा, जिसको हम वाई बोलते हैं। मैंने क्या फॉर्मूला सिखाया बच्चों, इसकी डायरेक्ट ट्रिक चलती है म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। एल टोटल लेंथ है, एल टोटल लेंथ है, वाई हैंगिंग पार्ट है, वाई जो है वो हैंगिंग पार्ट है। बस वैल्यू रखो 4 नंबर पक्के। म्यू की वैल्यू डाली 0.2, टोटल लेंथ है बच्चों 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू की वैल्यू डाल दी 0.2। 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, नीचे आ गया बच्चों 1.2। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, पॉइंट हटाया ऊपर चला गया 10, बच्चों ये हो गया 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, आ जाओ 0.8। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये रहा 0.8। क्या मेरी बात क्लियर है, कर सकते हो। ये डायरेक्ट ट्रिक है बच्चों, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट ट्रिक है, आपको पता होनी चाहिए, ये डायरेक्ट ट्रिक है। तो आप देखो बच्चों, इस पेपर में कम से कम मैंने 20-25 तो ट्रिक ही लिख दी होगी कि सवाल को विद इन 30 सेकंड में आप कैसे सॉल्व करोगे। क्लियर है। चलो लास्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड V दे रखा है बच्चों, और आपको E निकालना है। V दे रखा है 3x², E बताना है बच्चों। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला है यार। E इक्वल टू होता है -dv/dx, माइनस ऐसा का ऐसा रखा, डिफरेंशिएशन करो, 3 का तो होगा नहीं, x² का हो गया आपके पास 2x, दैट मीन्स ये बन गया -6x। x की जगह कितना रखूं बच्चों, x की जगह रखना है 3। देखो पहला कोऑर्डिनेट x का, दूसरा कोऑर्डिनेट y का, तीसरा कोऑर्डिनेट z का। आ जाओ, x की जगह 3 रख दोगे तो ये बन गया -18i क्या, मतलब ऑप्शन नंबर 4। देख लिया बच्चों, मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व करके बता दिया, कैसे सॉल्व करना है, कौन सी ट्रिक्स दिमाग में रखनी है, कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कौन सा पहले करना है, किसको छोड़ना है, हर चीज माइंड में रखना। और इस पेपर को आप एक बार वीडियो पोस्ट करके खुद भी करना। ठीक है बच्चों, ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पूरन करियर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। इस सॉल्यूशन पीडीएफ को बच्चों आपको कहां मिलेगी, हमारे पूरन करियर एजुकेशन के ऐप पर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। हमारे न्यू कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं बच्चों 11th 12th और ड्रॉपर्स के लिए, बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पर, तो आप वहां से जाके उनको बाय भी कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।